गरीब गीता झोपड़ी के अंदर बैठी हाथ सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। आंखें कमजोर होने की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। बस ये सूट सिलने ही वाला है, जल्दी से इस सूट की सिलाई निपटाकर ब्लाउज सिलने बैठ जाऊंगी। बस ऊपर वाले मुझ गरीब दर्जी माँ पर ऐसे ही दया रखना। सिलाई करके अच्छे पैसे बन जाएंगे तो मैं अपनी बच्चियों को दिवाली पर नए कपड़े दिला सकूंगी। गीता ऐसा कहकर फिर से कपड़े सिलने लगती है। तभी अमीर रवीना अंदर आती है। कैसी हो गीता? मैं अच्छी हूँ रवीना जी। ये लो कुछ कपड़े सिलने को लाई हूँ। ये कुछ ब्लाउज सिलने हैं। वैसे तुम डिजाइनिंग ब्लाउज तो सिल लेती हो ना? वो क्या है ना, इस ब्लाउज की साड़ी बड़ी महंगी है। रवीना जी, मैं पिछले 10 सालों से दर्जी का काम कर रही हूँ। चिंता मत कीजिए, आप जैसा डिजाइन बताएंगी मैं बना दूंगी। आप बस अपना नाप दे दीजिए। गीता, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है, इसीलिए तो तुमसे कपड़े सिलवाने वाले कस्टमर हमेशा खुश रहते हैं। तुम्हारा दाम भी सस्ता है और एक ये टेलर वाले इतना भाव खाते हैं और सिलाई के दाम में बहुत लूटते हैं। वैसे तुम्हारी तीनों बेटियां कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। दीपिका और गरिमा स्कूल गई हैं और रिंकी आंगनवाड़ी। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। ऐसे ही समय बीतता है। गीता थोड़े बहुत कपड़े सिलकर घर का खर्चा निकालती है। वो तड़के सुबह उठकर पहले घर का काम निपटाती है और फिर दिन भर आंखें गड़ाई कपड़े सिलती है। फिर एक दिन रिंकी कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है, हमारे भी घर में दिवाली मनेगी ना? मैं तो ढेर सारी मिठाइयाँ खाऊंगी और पटाखे भी फोड़ूंगी। हाँ मेरी बिटिया, मैं तुझे ढेर सारे पटाखे दिलाऊंगी। दीपिका, गरिमा, तुम दोनों को पटाखे नहीं चाहिए क्या? नहीं माँ, मुझे दिवाली के लिए पटाखे नहीं चाहिए। हमारे पास 2 ही जोड़े कपड़े हैं, वो भी पूरी तरह से फट गए हैं और आपने जगह जगह से सिला हुआ है, मगर अब वो भी सड़कर फट रहे हैं। आप हमें दिवाली के लिए नए कपड़े दिला देना बस। समय गुजरता है। अब दिवाली आने ही वाली होती है, मगर कोई भी गरीब दर्जी गीता से कपड़े सिलवाने नहीं आता। गीता झोपड़ी के बाहर चौखट पर उदास बैठी कपड़े सिलवाने वाले लोगों के आने का इंतजार करती है। वहीं उसका गरीब पति अनुज आंगन में बैठा मिट्टी के दिए बना रहा होता है। अरे क्या बात है गीता, उदास क्यों हो? उदास नहीं हूँ तो क्या करूँ जी, दिवाली आने वाली है मगर मैं गरीब दर्जी एकदम खाली बैठी हूँ। कुछ साल पहले तक त्योहारों में तो मेरे पास सिलने वाले कपड़ों के ढेर लग जाते थे और सबसे ज्यादा तो दर्जी के काम से मैं दिवाली में ही कमाती थी, मगर इस बार अभी तक मेरे पास एक भी सिलने को कपड़े ही नहीं आए। सोचा था कि दिवाली में कपड़े सिलकर 4 पैसे कमा लूंगी तो अपनी तीनों बच्चियों को दिवाली में नए लहंगे दिलाऊंगी। अब पता नहीं मैं अपनी तीनों बेटियों को दिया हुआ वादा कैसे पूरा करूंगी। चिंता मत करो गीता, मैं आज शाम को दिए बेचने बाजार जाऊंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे तुम खरीद कर ले आना उनके कपड़े। अनुज अपने बनाए दिए दिवाली के लगे बाजार में लेकर जाता है, मगर ज्यादातर लोग महंगी मॉडर्न लाइट वाले दिए खरीदते हैं, जिससे उसके दिए बहुत ही कम बिकते हैं। माँ, हमारे आसपास में रहने वाले सभी लोगों ने अपने बच्चों को दिवाली के नए कपड़े दिला दिए हैं, हम कब चलेंगे? तभी अनुज दिए बेचकर घर आ जाता है। ये लो गीता, इतने दिनों में बड़ी मुश्किल से 700 के दिए बेच पाया हूँ। इतने कम पैसों में मैं अपनी तीनों बच्चियों को दिवाली के लिए लहंगा कहाँ से दिलाऊंगी? मगर मैं इन बच्चों को बाजार लेकर नहीं गई तो उनके मन में लगी उम्मीद टूट जाएगी। अपनी तीनों बेटियों को लेकर वो गरीब दर्जी माँ बाजार आती है, जहाँ एक शोरूम के बाहर लहंगा लगा हुआ देखकर दीपिका वहीं रुक जाती है।
माँ देखो ना, कितना सुंदर लहंगा है। मुझे दिवाली के लिए यही दिला दो ना। चलो ना, अंदर चलते हैं। गीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर शोरूम के अंदर जाकर लहंगे का दाम पूछती है। भाई साहब, उस बाहर लगे लहंगे का क्या दाम है? तभी घमंडी दुकानदार उसे और उसकी बेटियों के फटे हुए मैले कपड़ों को घूरता है। वो लहंगा पूरे 8,000 का है। तभी शोरूम के अंदर गाउन पहने खड़े शोपीस को छूकर गरिमा कहती है, अंकल ये वाला गाउन कितने का है? ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से इस गाउन को छूने की? ये प्रिंसेस गाउन है, इसे खरीदने की तेरी और तेरी भिखारन माँ की औकात नहीं है। चल हट यहाँ से। ये बोलकर दुकानदार गुस्से में गरिमा को धक्का मार देता है। फिर धक्के मार मार कर उसे दुकान के बाहर गिरा देता है। तभी गीता और उसकी दोनों बेटियां दौड़कर बाहर आती हैं। गरिमा, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? अरे माँ, इसे तो चोट लग गई है और खून भी बह रहा है। अरे ओ दुकानदार, क्या मिल गया तुझे? बेचारी मेरी बच्ची का खून बहाकर। तू जाती है कि मैं और मारूं? गरीब कहीं के पैसे वैसे होते नहीं, हाई फाई दुकान देख के गुस्से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अपनी बहन का खून बहता देखकर सबसे छोटी रिंकी फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, माँ अब हम तीनों को दिवाली के लिए लहंगे नहीं चाहिए, हमें मिठाइयाँ भी नहीं चाहिए और हम पटाखे भी नहीं फोड़ेंगे। मुझे पता चल गया है माँ, हम गरीब हैं, है ना? और तुम्हें अब सिलाई का काम भी नहीं मिल रहा, तो तुम हम तीनों को दिवाली के लिए कपड़े कहाँ से दिलाओगी? 5 साल की रिंकी की समझदारी भरी बातें गीता का दिल कचोटने लगती है। वो अपनी साड़ी फाड़कर गरिमा की चोट पर बांधकर तीनों को घर वापस ले आती है। अगले दिन उसकी तीनों बेटियां दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सभी के सजे हुए घरों को देखकर अपनी झोपड़ी को बार बार देखती हैं। दीपिका, अपनी बहनों का ध्यान रखना, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने। दिवाली की लगी बाजार में जगह जगह मिठाइयाँ पटाखे बिक रहे होते हैं। तभी एक गरीब दुकानदार जमीन पर चादर बिछाकर बैठा होता है। सुनो भैया, मुझे ये पिंक कलर का थान का कपड़ा 10 मीटर दे दो और इसके साथ का मैचिंग लेस भी दे देना। मुझे दिवाली के लिए लहंगा बनाना है। ये सुनकर गरीब दर्जी गीता को अपनी बेटियों के लिए दिवाली के कपड़े बनाने का रास्ता दिख जाता है। अरे, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं तो खुद एक दर्जी हूँ। मैं ये थान का कपड़ा खरीद कर अपनी तीनों बेटियों के लिए दिवाली का लहंगा खुद बना सकती हूँ। सुनिए भैया, मुझे ये गुलाबी, ये लाल, ये नीला और ये हरे रंग के थान के कपड़े दे दीजिए और गोटा, मोती और लेस भी। जी अभी देता हूँ बहन जी। थान का कपड़ा लिए गीता घर वापस आ जाती है और अपनी बेटियों के सो जाने के बाद खुद रात भर जागकर लहंगा सिलती है और भरी आँखों से उस लहंगे को देखकर कहती है, जब मेरी बच्ची ये लहंगा देखेगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी। सुबह होते ही वो लहंगा गरिमा को दे देती है। गरिमा, तुम्हें दिवाली के लिए लहंगा चाहिए था ना? ये देखो, तुम्हारी गरीब दर्जी माँ ने अपने हाथों से ये लहंगा सिला है। अपनी गरीब दर्जी माँ का सिला लहंगा देखकर गरिमा बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो उस दुकान वाले लहंगे से भी ज्यादा सुंदर है। माँ, आप मेरी दिवाली की ड्रेस कब सिलोगी? मुझे भी लहंगा पहनना है और मुझे भी लहंगा ही चाहिए। बस दिवाली में आज का ही दिन बचा है। मुझे तुम दोनों के लिए दिवाली का लहंगा आज ही सिलना होगा। अभी घर भी सजाना बाकी है। आप चिंता मत करो हमारी प्यारी दर्जी माँ, दिवाली के लिए घर सजाने की जिम्मेदारी आपकी तीनों बेटियों की है। रिंकी, ये लो पैसे और जाकर गेंदे के फूल ले आओ। फिर गरीब दर्जी गीता अपनी बाकी की दोनों बेटियों की पसंद का दिवाली का लहंगा सिलने बैठ जाती है।
वहीं उसकी तीनों बेटियां मिलकर गरीबी में भी हंसते मुस्कुराते बड़ी खुशी से छोटी छोटी चीजों से दिवाली के लिए अपनी झोपड़ी को सजाती हैं। वो आम के पत्तों से तोरण बनाती है और गेंदे के फूलों की लड़ी बनाकर झोपड़ी के चारों तरफ लगाती है। दीपिका दीदी देखो ना, सभी ने अपने घरों के बाहर दिवाली की कितनी सुंदर सुंदर रंगोली बनाई है, मगर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है जो हम रंगोली के लिए रंग खरीद सके। कोई बात नहीं गरिमा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम दर्जी माँ की बेटियाँ हैं, हम हल्दी और आटे से फूलों वाली रंगोली बनाएंगे। तीनों साथ में आंगन में रंगोली बनाती है और दिवाली की शाम ढले उस गरीब दर्जी माँ की तीनों बेटियाँ उसके हाथों से सिले हुए सुंदर लहंगे पहनकर तैयार होती हैं और साथ मिलकर मिट्टी के दिए जलाकर घर और आंगन हर जगह रखकर सजाती हैं। देखो हमारा भी घर दिवाली के दियों से कितना सुंदर लग रहा है ना माँ बाबा? हाँ मेरी बच्चियाँ, ये दिए तेल बाती से भरकर जल रहे हैं। और मेरी तीनों बच्चियाँ, तुम भी एकदम परी लग रही हो इस दिवाली के लहंगे में। चलो अब दिवाली की पूजा कर लेते हैं। इसके बाद गरीब दर्जी गीता अपनी तीनों बेटियों और पति के साथ दिवाली में लक्ष्मी पूजन करती है और तीनों को पटाखे का एक डब्बा देती है। इस तरह उस गरीब दर्जी माँ और तीनों बेटियों की दिवाली गरीबी में भी खुशियों भरी बीतती है। अरे काली कलोटी, ये हमारी सीट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? हटो यहाँ से और जाकर पीछे बैठो। मैं क्यों जाऊँ पीछे, जल्दी तो मैं आई हूँ ना, इसलिए आगे तो मैं ही बैठूंगी। तुम लोग इतनी लेट आई हो इसलिए आज तुम लोग पीछे बैठो। तो जानती भी है तो किससे बात कर रही है? हम अपने पापा से कहकर तुझे 2 मिनट में स्कूल से निकलवा देंगे, समझी? तो जैसी गरीब और काली कलोटी आगे नहीं, वहाँ पीछे वाले बेंच पर बैठती हुई अच्छी लगती है, समझी? इतना कहकर रश्मि और प्रीता वर्षा का बैग उठाकर जमीन पर फेंक देती हैं और उसे सीट से धक्का देकर खुद आगे वाली सीट पर बैठ जाती है और बेचारी वर्षा रोते हुए अपना स्कूल बैग उठाती है और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है कि तभी क्लास टीचर आती है। बच्चों, नेक्स्ट वीक 15 अगस्त पर हमारा स्कूल एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। सभी बच्चे उस दिन तिरंगे के रंग की ड्रेस पहनकर आएंगे। ओके मैम। टीचर अनाउंसमेंट करके वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाने के बाद सभी बच्चे एनुअल फंक्शन पर किस किस तरह की ड्रेस पहनेंगे वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं। मैं तो तिरंगे जैसा गाउन पहनूंगी और मैं तिरंगा फ्रॉक पहनूंगी। वैसे वर्षा तुम क्या पहनोगी? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो इतनी गरीब हो कि स्कूल यूनिफॉर्म भी फटी हुई पहन कर आती हो। एनुअल फंक्शन पर तुम क्या ही न्यू ड्रेस पहनोगी और तुम इतनी काली भी हो कि काले लोगों पर तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता। तुम लोगों को पता है मैंने एक काले रंग की बिल्ली पाली है, लेकिन मेरी बिल्ली भी इस वर्षा से ज्यादा काली नहीं है। वर्षा की गरीबी और उसके काले रंग का मजाक उड़ाते हुए सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वर्षा घर आती है और उदास होकर एक कोने में बैठ जाती है, जिसे देख सिलाई कर रही उसकी माँ रीमा उसके पास आती है। क्या हुआ वर्षा बेटा, इतनी उदास क्यों हो? किसी ने क्लास में कुछ कहा क्या? वर्षा रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बताती है। क्लास में सभी बच्चों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। वो हमेशा मेरे काले रंग और गरीबी को लेकर मुझे परेशान करते हैं और आज जब टीचर ने 15 अगस्त पर तिरंगे जैसी ड्रेस पहनने के लिए कहा तो सभी ने फिर से मेरा मजाक उड़ाया। वो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं ये सब नहीं पहन सकती। माँ, मुझे भी स्कूल में एनुअल फंक्शन पर तिरंगे जैसी कोई ड्रेस पहननी है, तो तुम मेरे लिए तिरंगा लहंगा बना दो ना, तुम्हें तो सिलाई भी आती है। कितनी बेबस माँ हूँ मैं, लोगों के कपड़े सिलती हूँ लेकिन अपनी बेटी को एक नया लहंगा तक लाकर नहीं दे सकती। अगर आज तेरे बाबा जिंदा होते तो हमारी हालत ऐसी ना होती। अपने पति किशोर के गुजर जाने के बाद रीमा लोगों के कपड़े सिलकर ही अपना और अपनी बेटी का गुजारा चलाती है।
पता है दोस्तों, मैंने तो सोच लिया है मैं एनुअल फंक्शन पर महात्मा गांधी जी का रोल प्ले करूँगा। मेरी तो एनुअल फंक्शन की ड्रेस भी आ गई है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एनुअल फंक्शन के लिए। क्लास के सभी बच्चे 15 अगस्त के एनुअल फंक्शन के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं कि तभी वर्षा क्लास में एंटर होती है, जिसे देखो गाइस, हमारी क्लास की मिस यूनिवर्स और रिचेस्ट पर्सन आ रही है। मिस वर्षा, तुम्हारी 15 अगस्त के फंक्शन की ड्रेस आ गई है ना? कहाँ से आई है? लंदन या अमेरिका से? लंदन और अमेरिका से तो नहीं, लेकिन मेरी मम्मी 15 अगस्त के एनुअल फंक्शन के लिए खुद मेरे लिए तिरंगा लहंगा बनाएंगी। क्या तिरंगा लहंगा? ठीक है, हम भी देखते हैं कि फंक्शन में किसकी ड्रेस सबसे अच्छी होगी। स्कूल खत्म होने के बाद वर्षा जल्दी से घर जाती है और फिर से अपनी माँ से तिरंगा लहंगा बनाने की जिद करने लगती है। माँ, अब 15 अगस्त के एनुअल फंक्शन के लिए सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, लेकिन आपने अभी तक मेरा तिरंगा लहंगा नहीं बनाया है। कब बनाओगी माँ? अब मैं तुझे कैसे बताऊं मेरी बच्ची, लहंगा बनाने के लिए मुझे एक बड़े और अच्छे कपड़े की जरूरत है और इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रीमा रात भर वर्षा के लहंगे के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। अगले दिन रीमा अपने सिले हुए कपड़ों को देने के लिए जाती है। अरे वाह, सूट तो तुमने अच्छा सिला है, ये लो इसके पैसे। काजल बहन जी, मेरी बेटी के स्कूल में 15 अगस्त पर एक एनुअल फंक्शन हो रहा है जिसमें उसको तिरंगा लहंगा पहनना है, लेकिन मेरे पास तिरंगा प्रिंट का कपड़ा खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे और दे सकती हैं? मैं आपके 3-4 कपड़े फ्री में सिल दूंगी। मुझे इस वक्त कोई भी कपड़ा नहीं सिलवाना है और न ही मेरे पास इन सारी चीजों के लिए पैसे हैं, समझी? अब निकलो यहाँ से। काजल की ऐसे बेइज्जती करने पर बेचारी रीमा की एक आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। 15 अगस्त को करीब आता देख दिन प्रतिदिन रीमा की टेंशन भी बढ़ने लगती है। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी मदद कर। आज तक मैं अपनी बच्ची को कोई भी खुशी नहीं दे पाई हूँ। रीमा रोड पर चलते हुए खुद से बात कर रही होती है कि तभी उसे नदी के किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो जोर जोर से रो रही थी। हाय मेरी पोटली, कोई मेरी पोटली को नदी से बाहर निकाल दो। अरे अम्मा, आप ऐसे क्यों रो रही हो? मेरी कपड़ों की पोटली नदी में गिर गई है। मैं एक धोबिन हूँ। उस पोटली के अंदर बहुत महंगे महंगे कपड़े थे। अगर वो कपड़े खो गए तो मैं कहाँ से उनके पैसे चुकाऊंगी? उस बूढ़ी औरत को इतना परेशान देखकर रीमा उस गहरी नदी के अंदर उतरती है और बड़ी ही मुश्किलों से कपड़ों की पोटली ढूंढकर निकाल लेती है। ये लीजिए माँ जी, आपके कपड़ों की पोटली। लेकिन बेटा, ये सारे कपड़े तो गीले हो गए हैं। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, ये सारे कपड़े मैं यहाँ इस पेड़ की डाली पर सुखा देती हूँ। थोड़ी देर में धूप में सारे कपड़े सूख जाएंगे। फिर रीमा उस पोटली में से सारे कपड़े निकालकर पेड़ की डाली पर उसे सूखने के लिए डाल देती है। इसी बीच रीमा और उस बूढ़ी औरत में काफी बात होती है और बातों ही बातों में रीमा उन्हें अपनी सारी परेशानी भी बता देती है। बेटा, परेशान मत हो, ऊपर वाला है ना, सब कुछ ठीक करेगा। चल, अब मैं चलती हूँ, मेरे सारे कपड़े भी सूख गए हैं। फिर बूढ़ी औरत सारे कपड़ों को पोटली में बांधती है और वहाँ से चली जाती है। तभी रीमा देखती है कि पेड़ की टहनी पर एक बहुत बड़ा सफेद कपड़ा सूख रहा है, जिसे वो बूढ़ी औरत ले जाना भूल जाती है। अरे अम्मा तो इस सफेद कपड़े को यही भूल गई। देखने में तो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। अगर अम्मा मिलेंगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। रीमा उस सफेद से कपड़े को अपने घर में लाकर रख देती है और ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा का रीमा को कोई भी पता नहीं चलता। और इधर अब 15 अगस्त के लिए सिर्फ 2 दिन ही बाकी रह जाते हैं। आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। 15 अगस्त में अब सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं और आपने अभी तक मेरा लहंगा नहीं सिला। अगर कोई दूसरी माँ होती तो वो अभी तक मेरे लिए सुंदर सा तिरंगा लहंगा सिल चुकी होती। ये कहते हुए वर्षा रोते हुए बाहर चली जाती है। अपनी बेटी को इस तरह रोता देख
अब और नहीं, मैं अपनी बेटी को और ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। अब मैं उसके लिए लहंगा जरूर सिलूंगी। मैं लहंगा सिलने के लिए उसी सफेद कपड़े का इस्तेमाल करूंगी। अगर वो बूढ़ी अम्मा कपड़ा लेने के लिए आएंगी तो मैं जैसे तैसे पैसे जोड़कर उस कपड़े के पैसे दे दूंगी। रीमा अब उस कपड़े को लेती है और अपने आंगन में उगी घास पत्तियों और नारंगी रंग के फूलों को अच्छे से पीस लेती है और उस सफेद कपड़े पर उन रंगों को लगाकर उस सफेद कपड़े को तिरंगा जैसा बना देती है। बस अब इसके सूखने का इंतजार है। इसके सूखते ही इससे अपनी बेटी के लिए सुंदर सा तिरंगा लहंगा सिलूंगी। कपड़े के रंग सूखने के बाद रीमा रात भर जागकर उस कपड़े से अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा तिरंगा लहंगा सिलती है। वर्षा बेटा, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तिरंगा लहंगा सिल दिया है। अब जाओ और इसे जल्दी से पहन कर आओ। वर्षा जल्दी से उस तिरंगा लहंगे को पहनकर तैयार हो जाती है। माँ, ये तिरंगा लहंगा तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। वर्षा उस तिरंगे लहंगे को पहनकर खुशी के मारे गोल गोल घूमने लगती है कि तभी उस तिरंगा लहंगे के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वर्षा एक सुंदर और गोरी बच्ची में बदल जाती है, जिसे देख रीमा, ये क्या हुआ? मेरी बेटी का रंग काले से गोरा कैसे हो गया? माँ, मैं तो इतनी काली थी, लेकिन अचानक से मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई माँ? ये सब मेरे जादुई तिरंगे लहंगे का कमाल है, इसलिए इसे पहनते ही तुम काली से गोरी हो गई। हे ऊपर वाले, ये क्या? ये लहंगा तो बोल रहा है। वर्षा बेटा, जल्दी से इस लहंगे को उतार दे। कहीं ये तो मुझे मायावी लग रहा है। रीमा, घबराओ मत, मैं मायावी नहीं बल्कि जादुई लहंगा हूँ। जिस कपड़े से तुमने इस लहंगे को सिला है, दरअसल वो एक जादुई कपड़ा है, इसलिए ये सब हो रहा है। इसे तुम बस भगवान का चमत्कार समझो। उस जादुई लहंगे की बात सुनकर रीमा को थोड़ी तसल्ली मिलती है, जिसके बाद अब वर्षा उस जादुई तिरंगा लहंगे को पहनकर अपने स्कूल में जाती है। स्कूल के सभी लोग वर्षा के तिरंगा लहंगे और वर्षा को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये क्या? ये तो इतनी काली कलूटी थी, अचानक इतनी गोरी कैसे हो गई? और इसके पास इतना सुंदर तिरंगा लहंगा कहाँ से आया? वर्षा उस जादुई तिरंगा लहंगे को पहनकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जिसके चलते वर्षा को बेस्ट डांसर का अवार्ड भी मिलता है, जिसे लेकर वर्षा खुशी खुशी अपने घर आती है। माँ, आपको पता है, स्कूल में सभी ने मेरे इस जादुई तिरंगे लहंगे की बहुत तारीफ की और सभी लोग तो मुझे देखकर काफी हैरान भी हुए। मैं बहुत खुश हूँ इस जादुई तिरंगे लहंगे को पहनकर। अपनी बेटी को पहली बार इतना खुश देखकर रीमा भी काफी खुश होती है। तभी अचानक वर्षा की उस जादुई तिरंगा लहंगे के अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये सोने के सिक्के मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए है। तुम इन सिक्कों से अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकती हो। जादुई लहंगे की बात सुनकर दोनों माँ बेटी काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब रीमा उन सिक्कों की मदद से अपनी गरीबी और सोई हुई किस्मत को बदल देती है और साथ ही गरीब लोगों की भी मदद करती है और अब दोनों माँ बेटी हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगती है। बाबूजी, ये कुछ पैसे सिलाई से मैंने जोड़े थे, इन्हें आप रख लीजिए, शादी की तैयारी में काम आएंगे। नहीं मेरी बच्ची, बेटियों के पैसे लेने से माता पिता को पाप लगता है और तू क्यों हमें इस पाप का भागीदार बनाना चाहती है? ये सब भी तो आपके कारण ही कमा पाई हूँ ना। अगर आप दोनों मुझे ये सिलाई का काम नहीं सिखा पाते तो मैं ये पैसे कैसे जोड़ पाती? इस पर तो पहला हक आपका ही बनता है। अपनी बेटी के बहुत कहने पर उसके माता पिता उसके दिए हुए पैसे रख लेते हैं। जीते रहो मेरी बच्ची। देखते ही देखते नेहा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाने के बाद कहती है, देख बहू, आज से मैं चिंता मुक्त हूँ। आज से घर की सारी जिम्मेदारी बहू तुम खुद संभालो। कल सुबह तड़के 5 बजे उठ जाना और घर के काम काज में लग जाना। किसी भी तरह की देरी मुझे पसंद नहीं, समझी? लेकिन सोने से पहले बर्तन साफ कर लो, फिर पूरा घर साफ कर ले। अब मुझ बुढ़िया से ये सब काम नहीं होता। आहा, और शादी की भाग दौड़ में मैं काफी थक भी गई हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब कर लूँगी।
आई बड़ी सब संभाल लूंगी वाली। पहले अपना घूंघट तो ठीक से संभालना सीख। मुझे सर से खिसकता पल्लू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये घूंघट हमेशा इस घर की बहू के सर पर रहना चाहिए। चल अब जा, लग जा काम पर। कलावती की बातों से पहले दिन ही नेहा को ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि उसकी सास कितने खड़ूस स्वभाव की है। वो सर पर घूंघट करके काम काज में लग जाती है और कुछ ही देर में सारा काम समेट लेती है। उफ, सारा काम खत्म हो गया। अब जाकर मैं आराम कर लेती हूँ। बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फिर सुबह जल्दी भी तो उठना है। फिर नेहा जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन 5 बजे उठकर घर के सारे काम करती है, लेकिन घूंघट सर पर होने की वजह से उसे काम करने में काफी दिक्कत होती है। या तो उसका सर दीवार से टकरा जाता है, या उसका हाथ चाकू से कट जाता, या वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाती। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो सबके लिए चाय और नाश्ता बनाती है, फिर सबको खाने को देती है। ऐसे ही उसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, ये क्या, तोरी की सब्जी? भला इसे कौन खाएगा? जा मेरे लिए कुछ और लेकर आ। पक गई मैं ये सब बेकार की सब्जियां खाकर। लेकिन माँ जी, घर में जो था वो मैंने बना दिया। तो अपने बाप को बोल, वो कुछ दहेज में पैसे दे देता, जिससे हम कुछ अच्छा बनाकर खा लेते। दरअसल ये सारा गुस्सा दहेज में सिर्फ एक सिलाई मशीन मिलने का था। नेहा के माता पिता बहुत ज्यादा गरीब थे। वो दहेज में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए, सिवाय उनके पास रखी सिलाई मशीन के। अपने बाबा के खिलाफ ये सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आंसू पीकर चुप रह जाती है। तभी राकेश अपनी माँ से, माँ, क्यों इस बेचारी को ताने दे रही हो? और तुम जानती हो ना, मजदूरी करके मैं कुछ ज्यादा नहीं कमा पाता, तो फिर हम तुम्हारी ख्वाहिशें कहाँ पूरी कर पाएंगे? अपने पति की लाचारी देख उसको उस पर बहुत तरस आता है और अब वो ठान लेती है कि अब वो सिलाई का काम करके ही रहेगी। वो अपनी शादी में आई सिलाई मशीन निकालती है और कपड़ों की दुकानों पर जाकर घर के लिए सिलाई का काम मांगने लगती है, लेकिन उसका लंबा घूंघट देखकर उसे कोई भी काम नहीं देता। सेठ जी, मुझे कपड़े सिलाई का काम दे दीजिए। अरे तू क्या ही कपड़े सिलेगी इतने बड़े घूंघट में? अरे तुझ जैसी गंवार को काम भी क्या ही आता होगा। चल जा यहाँ से। नेहा उदास होकर घर आ जाती है। अब वो अपने घर के बाहर कपड़े सिलाई का बोर्ड लगा देती है और दुकान के मुकाबले कम दाम रखती है। अगले दिन एक कस्टमर उसके घर पर आती है। देखिए, मुझे अपने लिए पटियाला सूट बनवाना है, जो मुझे कल तक ही चाहिए। इसे भी टेलर ने जल्दी में बनाने से मना कर दिया है, लेकिन क्या तुम इसे बना पाओगी? आप घबराइए मत और बेफिक्र रहिए, आपको कल तक सूट मिल जाएगा। नेहा जैसे तैसे घूंघट में उसका नाप लेती है और फिर सूट काटने बैठती है, लेकिन घूंघट में उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता और वो घूंघट सर से हटाने लगती है। लेकिन तभी उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसके बालों को जोर से पकड़कर घुमाने लगती है। अगर आज के बाद मैंने तुझे सर से घूंघट हटाते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो नेट वाली साड़ी पहनती है और उसका घूंघट करके सूट सिलने लगती है। वो सारी रात जागकर वो सूट तैयार कर देती है। अगले दिन जैसे ही वो लड़की अपना सूट लेने आती है तो इतना सुंदर और स्टाइलिश सूट देखकर वो बहुत खुश होती है और वो उसके दुगने दाम देकर वहाँ से चली जाती है। अब नेहा के पास ग्राहक उसके काम की तारीफ सुनकर आने लगती हैं, जिससे नेहा की कमाई काफी बढ़ जाती है और वो हर जगह घूंघट वाली दर्जी बहू के नाम से मशहूर हो जाती है। नेहा अपनी सास के लिए बढ़िया सा सालन और खीर बनाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आज आपके लिए आपका मनपसंद चिकन का सालन और खीर बनाई है। मुझे समझ आ गया है बहू, इंसान के संस्कार उसके कर्मों से पता चलते हैं, घूंघट डालने से नहीं। अब से तुझे ये घूंघट डालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, अब तो ये घूंघट मेरी पहचान बन गया है। अब मैं घूंघट डालकर ही कपड़े सिलूंगी। अब उनकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती है और वो सब हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।